सरकारी नौकरियां सब समाप्त, आरक्षण की बात ही करना बेमतलब हो गया। बढ़ी हुई महंगाई जिससे जनता त्रस्त है। आज बिना घूस लिए किसी सरकारी कार्यालय में कोई काम नहीं। 50 किलो यूरिया की बोरिये से 10 किलो यूरिया कम हो गई। किसान पूछ रहा है, ये विकास का कौन सा मॉडल है? हीरा मोती खरीदने वालों को 3% की जीएसटी, किताब खरीदने वालों को, कपड़ा खरीदने वालों को, बच्चों के पहनने ओढ़ने का, भोजन करने के लिए सामग्री खरीदने वालों को 18% जीएसटी। बनारस में 3 यूनिवर्सिटी है, गाजीपुर के नसीब में यूनिवर्सिटी आज तक नहीं। ये जनता के बीच में हैरत है लोगों को कि ऐसा कैसे है। जो वैक्सीन हमारे देश में लगाई गई, उस वैक्सीन कंपनी के मालिक ने लंदन की अदालत में ये बयान दिया कि इसमें खामियां थी। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, चिता जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, हॉस्पिटलों में इनके ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, और गंगा नदी की गोद जो है वो लाशों से पट गई थी। कुंडली में मेरे संघर्ष लिखा हुआ है, संघर्ष कर रहा हूं, संघर्ष करता रहूंगा। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सांसद अफजाल अंसारी जी मेरे साथ मौजूद हैं। और साहब, बहुत भूमिका इसलिए नहीं क्योंकि आपको भी प्रचार पर निकलना है, लेकिन जो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जनता के बीच में लगातार आप जा रहे हैं, आपका चुनाव है किन मुद्दों पर? आपके लिए सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है बतौर उम्मीदवार? सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश में हमारे बेरोजगारों की ये जो करोड़ों की फौज है, जो सड़कों पर निठल्ले घूम रहे हैं। इस सरकार ने 10 साल पहले जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है देश का नौजवान। और अफसोसनाक स्थिति यह है कि जो कल इस देश का कर्णधार बनने वाला था, वो आज उदास है, हताश है, निराश है। तो उसकी चिंता सता रही है कि ऐसे लोग जो सत्ता में बैठे, तमाम पद रिक्त हैं, नियुक्तियां नहीं होंगी, नए अवसर नहीं दिए जाएंगे, और सरकारी नौकरियां सब समाप्त, आरक्षण की बात ही करना बेमतलब हो गया। बढ़ी हुई महंगाई जिससे जनता त्रस्त है। सपने में भी कोई नहीं सोचा था जब ये लोग ये कह रहे थे कि 400 का सिलेंडर बहुत महंगा है और 58 का डीजल और 65 का पेट्रोल। जनता की कमर टूट गई महंगाई से। और आज की स्थिति यह है कि 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल और 1200 रुपए का सिलेंडर। अब इन सवालों के साथ जो सबसे बड़ी बात आई थी वो थी माननीय अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन 13-14 में हुआ, जिसमें लोकपाल बिल और लोकपाल की नियुक्ति और देश में उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों के जरिए जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कैसे देश मुक्त होगा। और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया गया कि चोरी, बेईमानी, घूसखोरी, कमीशनखोरी देश में बंद हो जाएगी, व्यवस्था परिवर्तन कीजिए। और आज सबसे भयावह तस्वीर अगर कहीं है तो यही है। आज बिना घूस लिए किसी सरकारी कार्यालय में कोई काम नहीं। जनता को भयभीत करके और डरा करके घूस ऐसे लिया जा रहा है जैसे कोई जबरदस्ती उनसे वसूली की जा रही है। इन सब चीजों से जनता में त्राहि त्राहि मची हुई है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात तो बहुत कुछ किए, बुलेट ट्रेन भी चला देंगे और हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, ऐसा उनका सपना था, कल्पना थी। अफसोस की बात है कि भारत जैसा विशाल देश दुनिया का, एक एयरलाइंस हमारे पास नहीं है। एक एयरलाइंस थी, वो बेच दी गई। हवाई अड्डों को आपने 50-50 साल के लिए पट्टों पर दे दिया। कल कारखाने सरकारी प्राइवेट हाथों को या बंद पड़े हैं। गाजीपुर में गन्ना मिल नंदगंज की बंद पड़ी है। गाजीपुर में बड़ौरा सूती कताई मिल बंद पड़ी है। गाजीपुर में मानक है गवर्नमेंट का आपके कि 150 डिग्री कॉलेजेस जिस जनपद में होंगे, वहां एक विश्वविद्यालय दिया जाएगा।
गाजीपुर में 350 से भी अधिक डिग्री कॉलेजेस हैं। बनारस में 3 यूनिवर्सिटी है। गाजीपुर के नसीब में यूनिवर्सिटी आज तक नहीं। आप उद्योग नहीं दे पाए तो कम से कम उच्च शिक्षा के लिए अगर ये साधन दे दिए होते। हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था जमीन की समस्या आड़े आएगी। हमने कहा जमीन भी है। ब्रिटिश हुकूमत ने उस वक्त एयर पट्टी बनाई थी गौसपुर फिरोजपुर में। यह एयर पट्टी 92 बीघा, मेरे क्वेश्चन के जवाब में हाउस में बताया गया है कि 92 बीघा जमीन है वो, जो बिल्कुल बेकार जंगल पड़ी हुई है। उसको इस्तेमाल करके आप यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। हमने उनसे एक स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए भी अनुरोध किया था। उम्मीद भी जगी थी क्योंकि गाजीपुर में एक से एक अच्छे खिलाड़ी हैं, हमेशा से रहे हैं, लेकिन इस प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए कोई अवसर नहीं है, कोई साधन नहीं है। ये सारी चीजें हैं। हम यहाँ पर हॉस्पिटल पर मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा दें तो दीवारें इलाज नहीं करेंगी। गाजीपुर में 50% नहीं 40% भी डॉक्टर नहीं है, 40% भी डॉक्टर नहीं है। महिला डॉक्टर के नाम पर पूरे जनपद में 1 ठो महिला डॉक्टर है। अब आप गाजीपुर को समझ सकते हैं यहाँ की जो दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट के लेवल पर बात तो बहुत की गई, एक रेल ब्रिज बनाने का, जो गंगा नदी पर रेल कम रोड जो ब्रिज बना, यह सराहनीय है, वेलकम है, इसका राहत देगा। लेकिन उसके बगल में ही जो पहले से बना हुआ हमीद सेतु था, उसका भट्ठा बैठा दिया गया। उस पे आज हैवी वाहन नहीं चल सकते। टेम्पू चलाइए, मोटरसाइकिल चलाइए, सादा 4 चक्का वाहन चलाइए। हमारा जमानिया पे में बना हुआ जो ब्रिज है गंगा नदी पर, उसका अप्रोच इतना खराब और इतना बेतुका बनाया गया कि बना हुआ गंगा का ब्रिज बंद पड़ा है। उसी तरह से गाजीपुर में एक और गंगा ब्रिज बना जो सैदपुर से धानापुर को यानी चंदौली जनपद को जोड़ता है। गाजीपुर में गंगा ब्रिज बने, पहले दूसरी गवर्नमेंट में भी बने हैं, लेकिन ये चूंकि रेल कम रोड है इसलिए इसका महत्व तो ज्यादा है। लेकिन वो ब्रिज जो पहले से बने हुए हैं उनको ठप कर दिया जाए, उनकी व्यवस्था पर ध्यान न दिया जाए, ये जनता के लिए बहुत कष्टदायक है। जी, तहसील से मुद्दों की जब आप बात करते हैं, मैं कुछ समय भी गाजीपुर और आगे भी हम और लोगों को देखेंगे सुनेंगे, आपके विरोधी इन मुद्दों पर बात करते या इन चीजों पर बात करते जिनको आप उठा रहे हैं वो कम दिखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई पर वो चीज ज्यादा दिखाई देती है। और आप गाजीपुर को भली भांति जानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुना होगा या आपके पास वो जानकारियां नहीं आई होंगी। जो तमाम आरोप आक्षेप लगते हैं वो व्यक्तिगत ज्यादा है। क्या लड़ाई व्यक्तिगत बनाने की कोशिश की जा रही है? वो कोई करे, जो चुनाव के मुद्दा है वो जनता के सरोकार का मुद्दा है, और जनता के सरोकार के मुद्दे पर जनता चाहती है जनता के बीच में बहस होनी चाहिए। वो चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों से भी और चौथे स्तंभ का सम्मानित स्थान ग्रहण करने वालों से भी, कि जनता के सरोकार के सवाल पर उनको बहस का मुद्दा बनाइए, उनको चुनाव का मुद्दा बनाइए, उसकी जवाबदेही तय कीजिए। ये बहुत अच्छी बात होगी। वैसे अपनी अपनी मर्जी, जो जिस तरफ ले जाना चाहता हो, जनता एक रास्ता पकड़ चुकी है, उसी रास्ते पर चलेगी। उसे दिख रहा है कि जिस तरह से मनमानी हो रही है, बिल्कुल तानाशाहों जैसा व्यवहार। 350 रुपया लेकर के एक युवा जाता था, उस युवा का ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल का बन जाता था। आज 6,000 रुपए में मोटरसाइकिल का ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। अगर किसी के परिवार में कोई बीमार हुआ और अकस्मात उसे कहा गया कि जल्दी से जाकर के डॉक्टर से दवा लाओ, और वो बेचारा हेलमेट भूल गया घर पे और निकल गया मोटरसाइकिल लेके, और चौराहे पर उसकी मोटरसाइकिल रोकी गई, तो चालान ऐसे काटी जा रही जैसे 20 चक्के ट्रक पे चालान काटी हो। 5,000 रुपया, 8,000 रुपया, आह करके, रो करके, आंसू बहा करके लोग वापस। आप कर लीजिए जितना टॉर्चर करना है, लेकिन जनता तो त्राह बोल दी।
50 किलो यूरिया की बोरिए से 10 किलो यूरिया कम हो गई। किसान पूछ रहा है ये विकास का कौन सा मॉडल है? सलाई माचिस की डिबिये से 10 तीली कम कर दी गई। रुपया जो पहले 4 आने की मिलती थी अब 2 रुपए की मिल रही। किसान पूछ रहा है ये क्या है? कॉपी किताब कलम अगर कोई गरीब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खरीदने जाएगा तो उसको 18% जीएसटी देनी है, उसको 18%। अगर मोदी जी और देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति और उनके मित्रों को हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 6% का टैक्स देना होगा और किसान का बेटा अगर साइकिल और मोटरसाइकिल खरीदने जाएगा तो उसको जीएसटी 18% और 28% देनी होगी। लोग इसको कर रहे हैं चिंता कि हीरा मोती खरीदने वालों को 3% की जीएसटी और कॉपी किताब खरीदने वालों को, कपड़ा खरीदने वालों को, बच्चों के पहनने ओढ़ने का, भोजन करने के लिए सामग्री खरीदने वालों को 18% जीएसटी। इतना टैक्स लाद दिया है कि उठते बैठते चलते फिरते पूरा जीवन टैक्स भरते भरते, और उसमें भयंकर चोरी एक मुद्दा इस वक्त बहुत गर्म हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला खड़ा किया, अब जो लोग बड़े गर्व के साथ गौ हमारी माता है और जो बीफ का व्यापार करने वाली कंपनियां हैं उनसे 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया। ये आज ये चुनाव के में ये जनता के बीच में हैरत है लोगों को कि ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है कि पाकिस्तान की कंपनी से और यहाँ पर 250 करोड़ का चंदा लिया गया। ऐसा कैसे है कि वैक्सीन का सुई लगाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और जो वैक्सीन हमारे देश में लगाई गई उस वैक्सीन कंपनी के मालिक ने लंदन की अदालत में ये बयान दिया कि इसमें खामियां थी और वो खामियां इस तरह से हैं कि खून जमने लगेंगे, लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, आए दिन मौतें हो रही हैं। आपने तो वही वाली नहीं लगवाई? जी हमने 3 ठो लगवाई। हमारे माननीय लोकसभा स्पीकर ने पहले ही दिन लगवाया, उसी दिन हम लोग को कोचवा दिया। संतोष ये था कि हम लोग जितना कोचे गए, देश की जनता को जितना कोचा गया, उसको ये लोग कोच के 500 करोड़ रुपया ले लिए, सारा बराबर हो गया। आपने वो कंपनी, तो आपने भी तो वही कंपनी नहीं लगवा ली? हाँ अब लगी, अब तो लगी, अब क्या करें उसकी चिंता। उस समय मजाक उड़ाया जाता था राहुल गांधी को, माननीय अखिलेश यादव का। भला बताइए ये लोग इंजेक्शन नहीं लगवा रहे हैं, हम मीडिया के भाई तो जैसे लगता था पकड़ के उनको रस्सी में बांध के लगवा देंगे। लेकिन आज सोच पे उनके हम लोगों को गर्व है कि वो इतना पहले से सोच रखे थे कि ये ऐसे लोग हैं। आज जनता में जब ये बात फैल रही है तो लोग भयभीत हो जा रहे हैं। और मैं आज के प्रोग्राम में भी है, आज भी मैं एक दरवाजे करने जा रहा हूं और हार्ट से ही मौत हुई है। उस सेना का जवान भी हार्ट से मर गया फुल्ली गांव में, और उसकी पुछार करने गए, उसी सब बताए सब कि हरजन बस्ती के चौधरी मर गए, उनके यहाँ गए तो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। अब ये कह रहे हैं लीप पुत हो रही है, आप लोग भी बता रहे हैं कि भाई लाखों में किसी को होगा। ये गाजीपुर है, कोरोना महामारी का वह दृश्य देखा है जो शायद आपकी आंखों से दुनिया देखी होगी, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। चिता जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, हॉस्पिटलों में इनके ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, और गंगा नदी की गोद जो है वो लाशों से पट गई थी। अब बात जब आप एक शब्द बोलते हैं हार्ट अटैक का, आपके तमाम जो समर्थक हैं और आपके परिवार में पिछले दिनों एक जो घटना हुई, मैं बहुत जिक्र नहीं करना चाह रहा था, लेकिन वहां पर भी एक हार्ट अटैक का कारण बताया गया। कई लोग जो आपके समर्थक हैं वो बोलते हैं कि ये चुनाव इंसाफ का भी चुनाव है, आपका क्या मानना है? मुझे लगता है कि जो लोग इसे उपलब्धि का चुनाव बनाना चाहते हैं बनाएं। 4 तारीख को जनता का रिजल्ट ये बात बताएगा कि ये सरकार की उपलब्धि वाला चुनाव था या सरकार को दंड देने वाला चुनाव था। जिस मुद्दे को वो उपलब्धि बताते हैं वो कहीं मुद्दा इनके लिए दंड न बन जाए। हाँ, मैं वही पूछना था, क्योंकि आपके तमाम समर्थक कहते हैं अब हम इंसाफ की बात है। हमारे समर्थकों की बात मत कीजिए,
और बीजेपी के सोच की बात मत कीजिए। जो आइडियोलॉजी इन लोगों की है, जो कार्य प्रणाली इन लोगों की है, 10% लोग भी, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता का 10% भी उस आइडियोलॉजी और उस समझ को स्वीकार करता है। बस 10%। 90% ऐसे लोग हैं जो उसे बिल्कुल नहीं स्वीकार करते, उसका विरोध है उनको। लेकिन टिकड़मबाजी में ये लोग बहुत आगे हैं। अगर अपने बलबूते, अपनी आइडियोलॉजी के और अपने क्रिया कर्मों के बदले अगर ये वोट मांगे तो 10 सीट भी उत्तर प्रदेश में नहीं जीत सकते। ये सिर्फ टिकड़म लगा के। सोनेलाल पटेल बहुत बड़ा जातवादी नेता था पटेलों की, उसने पूरे जातवाद के आधार पर संगठन बना लिया। आज सोनेलाल पटेल की बेटी को देवी हो, मंत्रिपरिषद में आ जाओ, तुम्हारे पति को मंत्री बना देते हैं, 2 सीट लड़ भी लो और अपनी जात का वोट हमारे कमल के फूल पे दिला दो, हमारे मुंह पे तो नहीं मिलेगा। उसी तरीके से संजय निषाद को कि संजय भैया मंत्री भी बन जाओ, बेटे को भी लड़ा लो और अपनी जात का वोट भाजपा को दिला दो, कह दो कि आरक्षण दिलाएंगे, 5 बार से दिला रहे हैं, हमारा मुंह नहीं है मांगने का। ओम प्रकाश राजभर जी, आप अपने बेटे को लड़ा लो, खुद भी मंत्री बन जाओ, अपनी जात का वोट हमारे कमल के फूल पे दिला दो। भले आप जातवादी नेता हो, एक दूसरे को हमने क्या कहा, दारा सिंह चौहान को भले जनता ने खारिज कर दिया, लो ताज पहन लो मंत्रिपरिषद का, अपनी जात का वोट दिला दो। और हमारे केशव मौर्य को भी, जो विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन चिंता न करो, हम तुम्हें उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्योंकि तुम अपनी जाति का वोट कमल के फूल पे दिला दो। ये टिकड़म वाले वोट अगर अलग कर दो तो 10 वोट और विधानसभा में 50 के नीचे। टिकड़म में जब तक गरीब फंसा हुआ है, ओबीसी फंसा हुआ है, इसका वोट जितना ले ले। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप चौथे स्तंभ है, कृपा करके मेरे सवाल का अन्यथा न लीजिएगा, आपके सारे प्रश्नों का मैंने उत्तर दिया। ये जो 5 किलो अनाज है और कहा जाता है ये 5 किलो अनाज मोदी दे रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, 5 किलो अनाज की कीमत तो गेहूं अगर दिया तो 100 रुपया है सामान्यता, और अगर 5 किलो चावल मिल रहा है तो सामान्यता वो 150 का है। तो हर महीने 100 रुपया और जो 150 रुपया एक गरीब परिवार को वो दे रहे हैं, इसमें कितना है उनकी सरकार और उनकी सोच की हिस्सेदारी 100 रुपए में कितनी है? क्या आप नहीं जानते? देश में कौन नहीं जानता कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस पार्टी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास करके सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया किलो चावल की व्यवस्था पूरे देश में कर दी और ये व्यवस्था चला दी। तो वो जो 100 रुपए की छूट मिल रही, उसमें 90 रुपए की छूट तो मनमोहन सरकार के पीरियड में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की देन है। वो 150 रुपए का जो चावल मिल रहा, उसमें 135 रुपए की छूट तो उस सरकार के उस नियम की देन है। मोदी जी को महीने में 10 रुपए गेहूं दिया तो 10 रुपया और चावल दिया तो 15 रुपया। हमारी कांग्रेस के भाइयों से बात हुई कि भाई जब आप लोगों ने 2 रुपया कर दिया था और 3 रुपया चावल कर दिया था तो क्यों नहीं टोटल फ्री किया? उन्होंने कहा हम गरीब के मान सम्मान और स्वाभिमान को जीवित रखना चाहते हैं। हम 20 रुपए किलो का गेहूं 2 रुपए में दे रहे हैं ताकि उस गरीब को अपनी गरीबी पर आंसू ना बहाना पड़े, वो सोचे कि हम ये 2 रुपए में सरकार के रियायत वाली दुकान से खरीद के लाए, हम भीख का अनाज ला के अपने बच्चों को नहीं खिला रहे हैं। और इस सरकार की सोच ये है कि वो 10 रुपया माफ करके पूरा 5 किलो अपने हिस्से में प्रोपगंडा करा करके और उनको आप बयान देते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को जब अनाज देता हूं तो उनके घर चूल्हा जलता है, उनके बच्चे रोटी खाते हैं। आप उनके हाथों को काम दे दिए होते। आपने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को काम, अगर आप काम दे देते उनको तो वो बेरोजगार नौजवान अपनी रोजी का भी इंतजाम कर लेता, रोटी का भी इंतजाम कर लेता, कपड़ा और मकान भी बना लेता और सम्मान के साथ जी भी लेता। आपको जाना है, मैं उसका ध्यान रखते हुए अंतिम 2 सवाल जो करना चाहता हूँ। एक, थोड़ा सा समझा दीजिए हमको, उसके कई सारी बातें आ रही हैं।
कि आपकी बेटी को चुनावी मैदान में क्यों उतरना पड़ा। और वो जो छड़ी की आपने बात कही थी ना, राजभर जी का आपने नाम लिया था, तो वो बड़े आजकल आपसे खफा हैं, शिकायत भी कर रहे हैं उनके चिन्ह को लेकर। तो पहले वो समीकरण की जरूरत क्यों पड़ी, वो अगर आप समझा दें। ये सबसे ज्यादा मीडिया के भाइयों को और अमर उजाला को इसकी चिंता हो गई। आप बताइए, ये चुनाव आयोग में जो सूची में चुनाव चिन्ह अनुमान्य हैं, उसके बाहर है या उसके अंदर है? बिल्कुल अंदर है, तभी आपको अलॉट हुआ है। मैं तो वो शिकायत हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ। एक ही कंडीशन होती है कि रजिस्टर्ड दलों को अगर सिंबल अलॉट है तो वो किसी दूसरे को न दिया जाए जब 10% सीटों पर वो लड़े। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहना चाहिए था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को 8 सीटें दे दिए होते उत्तर प्रदेश में, 8 जगह अगर वो छड़ी का निशान मांग लिए होते तो वो रिजर्व हो जाता उनके लिए। लेकिन एक ठो सीट देंगे लोग। दिल तो इतना कंजूस है कि एक ही सीट, 8 सीट दीजिए और रिजर्व उनका करा दीजिए। इस कोई प्रश्न ही नहीं है। अब हमें समझ ही नहीं आता कि उनको लड़ना क्यों पड़ रहा है। अब ये आप बता दीजिए कि कोई भी बालिग मतदाता, क्या उसे यह अधिकार नहीं है कि वो चुनाव लड़ सके? आप तो मीडिया के भाई हो। देखिए, जो चुनाव लड़ता है, मेरी समझ ये है, षड्यंत्र हमारे खिलाफ होता रहेगा और षड्यंत्र होता रहता है। आप उस षड्यंत्र के तो हिस्सा नहीं हो। आप तो एक अलग स्वतंत्र गरिमामयी हमारे देश की मीडिया। तो आपको ये देखना चाहिए कि पर्चा दिया, कैंडिडेट डिक्लेयर किया समाजवादी पार्टी ने, और आप बयान ले रहे हो जाके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या कार्यालय से कि उनका टिकट कट जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुझे अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और टिकट बीजेपी कार्यालय काट रहा है। चलो, वो पीरियड खत्म हो गया, पर्चा दाखिल हो गया। आप सवाल करने आ गए कि भाई 2 पर्चा क्यों दाखिल हो गया। मैंने उस दिन भी बताया था पर्चा भरने के बाद कि निर्वाचन आयोग के नियमों में ये प्राविधान है कि सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की हैसियत से कोई पर्चा भर सकता है और कोई भी जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है वो मेन कैंडिडेट का फॉर्म भर के AB फॉर्म उसको इशू करेगा और सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का फॉर्म भर के AB फॉर्म उसको। अब क्या कहा जाए इस चीज को? उस पे बहस होती रही कई दिन तक, पर्चा खारिज हो जाएगा, पर्चा खारिज होगा, पर्चा खारिज नहीं हुआ। अब बहस है कि अब तो इनका सजा करा दिया जाएगा। तो ये हमारे देश में एक कहावत है, पता नहीं सामने दिखा नहीं, कि एक पंछी होता है जो टिड्डी कहा जाता है, टिटीरी। तो रात को जब सोता है तो पैर ऊपर कर देता है। कई लोग, कई सज्जन पूछते हैं उससे कि ये पैर ऊपर करके क्यों सो रही हो तुम? तो वो कहती है कि हम मान लीजिए सो जाएं और आसमान गिरे तो हम कम से कम पैर तो ऊपर रहेगा तो रोक लेंगे। इस तरह की है बात। तो आप बताइए, जितने षड्यंत्रों का मैं शिकार हो रहा हूं और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी देखिए। पर्चा भरवाने के लिए एक मुख्यमंत्री, प्रचार करने के लिए दूसरा मुख्यमंत्री, एक भी बाकी नहीं रहेगी हस्ती जो गाजीपुर ना आए। अब गाजीपुर आइए, गाजीपुर की जनता को समझाइए, आप भी जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसको बताइए, लेकिन फैसला तो लेना है गाजीपुर की जनता को ही। उसके फैसले को तो कृपा करके स्वीकार कीजिए। 2019 का फैसला आज तक नहीं पचा। आपके फेवर में आ जाए तो मैंडेट है ये, और हमारे फेवर में आ जाए तो उसको क्या क्या आप कहते हो, आप अपनी ही समीक्षा करो। क्या क्या आप उसको कहते हैं? हम अब बोर्ड लगा के मीडिया आ रहा, मुख्तार विहीन चुनाव, पहली बार मुख्तार विहीन चुनाव। अरे भैया, वो 18.5 सालों से कारागार में है, वो खुद भी चुनाव लड़ता था तो पर्चा भरने की इजाजत नहीं मिलती थी, जेल में जाके
उसके एजेंट फॉर्म भरते थे, जेलर प्रमाणित करता था हस्ताक्षर। आप बता दो पूरे देश में कोई ऐसा महानुभाव हो, सज्जन, जो 5 बार वो चुनाव जीता है, 4 बार तो जेल में से ही पर्चा भर दिया है और जनता ने उसे जिता दिया है। इसे जनता का प्यार आप स्वीकार नहीं कर पाओगे, उल्टा हो जाएगा। लोकप्रियता उसकी स्वीकार नहीं कर पाओगे, ये उल्टा हो जाएगा। तो कम से कम यही स्वीकार करो कि पूरा निर्वाचन आयोग, पूरी कानून व्यवस्था, भारत सरकार और प्रदेश सरकार, ये सब कुछ कैसे ठप हो जाती है, सारी व्यवस्था कैसे ठप हो जाती है। एक गाजीपुर है, बनस में, इधर बनारस है, उधर गोरखपुर है, और लगातार बुलडोजर चांपे हुए हैं। उसके बाद भी कंगाल हूं, 12 साल पुरानी गाड़ी में घूमता हूं, हवाई चप्पल पहन के चलता हूं। आप हमको बड़ी बड़ी संज्ञा देते हैं, विशेषाधिकार आपको प्राप्त है, आप जिसको चाहे जो संज्ञा दे दीजिए, लेकिन हम तो संज्ञा नहीं दे सकते हैं। हम देश बस ये जानते हैं कि जनता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है, और जनता का जो रिएक्शन है वो आप भी देखते हो, लेकिन आंख बंद करके देखते हो। हमारे बैकग्राउंड को, हमारे परिवार की देश के लिए कुर्बानियों को वो चर्चा के विषय से हटा दिया जाता है, इसलिए कि मेरे गौरवशाली इतिहास से जिनका कोई इतिहास नहीं है वो जलते हैं, नफरत करते हैं। जिसने अपनी उंगली का एक नाखून भी नहीं गंवाया देश के लिए, और जिस परिवार के लोगों ने सर भी कटाया देश के लिए, आज यह विडंबना है, लेकिन जनता देख रही है। हमारी औकात गाजीपुर में क्या है, ये 4 तारीख को आपको दिखाई देगी, और जितना चाहे बकें लोग, हमको कुछ नहीं बकना है। हम सवाल जो मैं करना चाहता साहब, क्योंकि इतनी साफगोई से आप बात कर रहे हैं, हालांकि जो मैं मूल पूछना चाह रहा था वो ये, जो आपने भी कहा कि कई तरीके के षड्यंत्र या तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं, अगर वैसा कुछ होता है तो आपकी जो बेटी है, क्या वो एक तरीके से आपकी उस पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगी? एक होता है मन का संकल्प। बहुत से लोगों को ये उम्मीद रही होगी कि जब इस तरह से बर्बाद किया जाएगा लगातार 5 साल तक, और उसके बाद मुख्तार का जब खात्मा कर दिया जाएगा, तो ये सब लोग टूट के गिर जाएंगे। लेकिन आज बहुत से लोग अवाक हैं, उनको सदमा लग रहा है। उस घटना के दिन से या उसके पहले से और आज के बीच में ईश्वर की कृपा और गरीबों की दुआ, मेरा हौसला नहीं टूटा है। कुंडली में मेरे संघर्ष लिखा हुआ है, संघर्ष कर रहा हूं, संघर्ष करता रहूंगा। और मेरी बेटी भी, वो पढ़ी लिखी बेटी है, आईएएस की तैयारी कर रही थी, मैंने बुलाया नहीं। ये हालात ऐसे बन गए कि वो चली आई दिल्ली से, और उसने कहा कि पापा मैं अब फिलहाल यहां रहूंगी। जो जिन हालातों का आप सामना कर रहे हैं, हम भी गाजीपुर की जनता के बीच में, हम भी इस लड़ाई में शामिल हैं। वो आ गई है, अब आप उसको इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे। अब जब हमारे ऊपर कोई लाठी चलाएगा तो हाथ तो ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो बहुत से लोगों की सांस यही फूल रही है कि अगर इनके साथ कुछ हो भी गया तो बेटी है। मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया और मीडिया को भी बता दिया मेरी वारिस है ये, और जब मेरी वारिस है तो बेटी भी तो अफजाल अंसारी की है। बेटे का भी जज्बा आपने सुन लिया, वो भी भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी। ये वीरों का परिवार है। हमारे डॉक्टर एम ए अंसारी साहब और ब्रिगेडियर उस्मान साहब, इन्हीं पूर्वजों का खून हमारी रगों में भी है, और हमको किसी से देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं लेना है। जो लोग उन दिनों अंग्रेजों के लिए चाटुकारिता कर रहे थे, जब देश की आजादी की लड़ाई अंतिम चरण में थी, हमारा परिवार जेल खट रहा था, कोड़े खा रहा था, तो हमको इसकी कोई परवाह नहीं है। जनता असलियत जानती है। हाँ, ये है कि एक नैरेटिव बनाने का लगातार पूरे देश में, अब हम जब कहेंगे तो आप लोग कहेंगे कि मीडिया के प्रति आपका बड़ा वो है। हम नहीं कहना चाहते, लेकिन जनता
कहती है और कह रही है। आप जाइए, घूमिए जनता में, आपको एहसास होगा। जी। आपके विरोधियों के प्रचार में एक शब्द बहुत आता है, और ये आखिरी सवाल है कि मनोज सिन्हा उन्होंने काम किया, मनोज सिन्हा का विकास का काम रोक दिया गया और लड़ाई आपकी थी। क्या ये दो व्यक्तियों की लड़ाई है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम और मनोज सिन्हा साथ ही पढ़े हैं, हाई स्कूल एक ही स्कूल से एक ही साल में पास किए हैं, लेकिन अभी उन निजी बातों पे नहीं जाऊंगा। देश के हित में एक प्रश्न आप मनोज सिन्हा से पूछ सकते हैं। विकास उनका मैंने आपको गिना दिया, विकास उनका मैंने आपको गिना दिया, अपना विकास नहीं गिनाया कि 268 किलोमीटर पीएमजीएसवाई की सड़क 2019 में अफजाल अंसारी के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद और 2023 के मध्य बनी है गाजीपुर लोकसभा सीट पर। 200 करोड़ रुपया पीएमजीएसवाई योजना का ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से लाया हूं और इस पर लगाया हूं। बन चुकी हैं सड़कें, 194 किलोमीटर सड़क और गाजीपुर में पीएमजीएसवाई योजना की स्वीकृत करा चुका हूं। चुनाव के वजह से टेंडर नहीं हो पाया है, काम शुरू नहीं हो पाया। हम अपना नहीं गिनाए थे, उनका गिना दिए थे। लेकिन एक बात आप उनसे पूछ लीजिए किसी दिन मुलाकात हो तो, कि 4 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने लगा करके ये जो बीएसएनएल खड़ा किया था, संचार मंत्री कौन था? युग, ये युग पुरुष, विकास पुरुष, मिट्टी में मिलाने में किसका योगदान है? 4 लाख करोड़, ये 20,000 करोड़ को कहते हैं कि हमने 20,000 करोड़ का विकास किया, तो ये 4 लाख करोड़ देश की जनता हिसाब चाहती है, इसको मिट्टी में किसने मिलाया? संचार मंत्री तो तुम थे। ये जियो आकाश की बुलंदी पर, भारत की सैटेलाइट चांद पर, और हमारे बीएसएनएल का सिम आपके भी मोबाइल में नहीं होगा, आपके भी मोबाइल में नहीं होगा, मनोज सिन्हा के मोबाइल में नहीं होगा। क्यों? ये 4 लाख करोड़ रुपए का हिसाब जनता पूछना चाहती है, कैसे हुआ ये? बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम प्रचार के बीच में अपना वक्त दिया, इतनी तफसील से बात की। अफजाल अंसारी अपने कामों से लेकर विरोधियों के दावों के बीच क्या इनकी रणनीति, क्या इनकी बातें, सब कुछ साफगोई से रखा। इस अपील के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे कि तमाम वो लोग जो गाजीपुर के मतदाता हैं, अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश में कुछ चरणों में हमने मतदान कम देखा है, मतदान बहुत हो, बेहतर हो। इसी अपील के साथ इस चर्चा को विराम। और आप भी मेरे ख्याल से इस अपील से सहमत होंगे। हम हर जगह खुद ही अपील करते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है सभी मतदाताओं से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो लोग गाजीपुर के नागरिक हैं, उस दिन को, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, उस दिन 2 दिन पहले आ जाओ और अपने परिवार के सदस्यों से, बच्चों से, माता पिता से भी मिल लो, अपने मताधिकार का भी प्रयोग कर लो और फिर वापस चले जाओ। इसे एक छुट्टी मान लो, लेकिन इसमें भाग जरूर लेना। मेरी विनती है, मेरा अनुरोध है, मेरी गुजारिश है, जो भी जहां है उस दिन जरूर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अफजाल साहब, अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।